बैक। चलिए हम लोग करेंगे एमसीक्यू सेशंस। क्या करेंगे? एमसीक्यू सेशंस करेंगे। और नॉर्मली एमसीक्यू अपने को करना है, किसी भी टाइप का एमसीक्यू अकाउंट से देखेंगे उसको उठा के कर लेना है। ये नहीं देखना है कि कहाँ से है क्या है, ठीक है? क्योंकि बीपीएससी है तो कुछ भी पूछ सकता है भाई आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और तैयारी आप लोग करते रहिएगा। जैसे ही आपको वीक में 2 दिन का छुट्टी है तो अपने से भी आपको तैयारी करना है, ठीक है ना? ये सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया था आज भी कि सर हम पढ़ रहे हैं कहीं और, एमसीक्यू हमको करवा दीजिए ना, ठीक है? बड़े बड़े संस्थाओं में बहुत सारे एडमिशन ले रखे हैं और वहाँ पे सर बुक से समझ में नहीं आता बुक से समझ में कैसे आएगा? ये दिमाग चलाइएगा तब ना, है? दिमाग चलाइएगा तब ना समझ में आएगा। देखिए सिंपल है ना कि कहीं भी आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बट ध्यान रखिएगा कहीं भी पढ़िए क्वेश्चंस हमेशा करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। क्वेश्चंस के खाली थ्योरी पढ़ने से कभी आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं देंगे आपका, हम लोग स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो तो स्टेट पे भी पढ़ रखा है, तो ज्यादा एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही, ठीक है? और कल क्वेश्चन सर 2 दिन में एक टेस्ट लगा दीजिए सर। 2 दिन में एक टेस्ट, देखिए टेस्ट लगाना और फिर वो दिक्कत है ना। हम लोग कर लेंगे एमसीक्यू, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? एमसीक्यू कर लेंगे। एमसीक्यू से आपको ये होगा कि क्या है आपने पढ़ रखा है पीछे वाले, अभी तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ना। एमसीक्यू में हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि आप जस्ट स्टेट आपको 2 महीना पहले आपका रिवीजन हो रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर एनपीए का क्वेश्चन कहा दे रहा है, कंपनी का क्वेश्चन कहा दे रहा है। एक तो चैप्टर्स वाइज हम लोग करेंगे। अभी जो यदि क्लास के बाद हमको आपको कोशिश करेंगे डेली करने का, 10 क्वेश्चन हो 15 क्वेश्चन हो डेली कर लेंगे, ठीक है? तो वो भिन्न भिन्न टाइपों के क्वेश्चन रहेंगे जहां तक से रहेगा। और स्पेशल जो हम लोग करेंगे चैप्टर्स बाय या बेसिक्स जो करेंगे वो तो साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है? और अब आज हमने आपको पढ़ाया, अभी पढ़ाया जस्ट अभी का क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। 10 दिन बाद कहेंगे नहीं याद होगा, दिमाग पे जोड़ दीजिएगा, फिर से उसको रिवीजन कीजिए। सर मेरा ज्यादा चैप्टर पीछे रह गया है क्या? नहीं, किसी का पीछे नहीं रह गया, ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुआ है, लगता है 7-8 क्लासेज है, तो आराम से 2-3 दिन में कवर कर सकती हो, ठीक है? छुट्टी सिर्फ संडे ही रहे। छुट्टी का है संडे को रखेंगे जी, पढ़ा रहे नहीं जी आपको, एमसीक्यू दे रहे हैं ना, हम अपने हिसाब से ना आपको समय देंगे, ठीक है? देखिए 2 दिन से ये होगा ना, एक तो एक रिविजन हो जाएगा, कुछ और भी पॉइंट आपको पढ़ना है सिलेबस के लिए तो हम अच्छे से आपको करवा देंगे, एमसीक्यू भी करवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है, अकाउंट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ध्यान रखना तैयारी अपने से करते रहेगा, ये भरोसे में मत रहेगा कि सर पढ़ा दिया उतना काफी होता है। कोई भी बुक रहेगा तो एकदम देखते रहेगा, ठीक है? संडे टेस्ट, अच्छा संडे टेस्ट करते हैं तब टेस्ट तो ऐसे भी ले रहे हैं ना, सोच रहे हैं हम भी, जो आप सोच रहे हैं वो हम भी सोच रहे हैं, ठीक है? बीएसटी वाले को 2 दिन आज और कल बंद है उनका, तो आज उनका भी टेस्ट लेने के लिए सोचे थे, लेकिन कोई नहीं, टेस्ट क्या है, एक दिन ले गए, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। आज चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, बाकी जहाँ पे आपकी क्लासेस करना है कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, 18 तक हम लोगों ने किया था और आपको बताना है यहाँ पे कि लाभ न कमाने वाली, क्या है, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था तैयार करती है, यानी आपको ओवरऑल बोल रहा है कि एनपीओ कौन सा बुक मेंटेन करता है, व्यापारिक एवं लाभ खाता, आय व्यय खाता और आयगत खाता, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू खाता। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन, आय व्यय खाता क्या होना चाहिए? इनकम एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा ये एनपीओ जो आपका है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
और बैलेंस शीट आपको बनाता है। यही 3 बुक नॉर्मली ये लोग बनाते हैं एनपीए वाली संस्था। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन अपने का सही है। आगे देख लेते हैं। और निम्न में से कौन सी मध्य प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? अब बिल्कुल ज्योति जी सही ऑप्शन सी था। अब बताना है आपको कौन सी जो आइटम्स है वो रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेतन दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक रूरल आपको दिया हुआ है चंदा, और आजीवन सदस्यता शुल्क। तो यदि आजीवन सदस्यता शुल्क सही ऑप्शन, सभी का सी ऑप्शन, आजीवन सदस्यता शुल्क वो रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। चलिए बंदे स्टेट वाला अभी सबका क्वेश्चन याद है ना? कोई नहीं, इसी से तो हो जाएगा ना सब चीज। अग्रिम याचिका की राशि यानी क्या है? एडवांस कॉल इन एडवांस रिसीव आपको हुआ है तो उसको कहाँ पे लिखेंगे वो पूछ रहा है कि अंश पूंजी में जोड़ेंगे, शेयर में ऐड करेंगे, या अंश पूंजी में माइनस करेंगे, शेयर में माइनस करेंगे, या संपत्ति के पक्ष में दिखाएंगे, एसेट साइड में शो करेंगे, या पूंजी और दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। तो आपको बताना है कि अग्रिम याचिका किया गया था, कॉल इन एडवांस है, उसको राशि को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। टी ऑप्शन आ गया पूंजी एवं दायित्व पक्ष में। कहाँ पे? पूंजी एवं दायित्व पक्ष में। जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए कहाँ पे दिखाएंगे? सबका राइट आंसर आया था, डी ऑप्शन अपना है। अरविंद जी, जूही जी, संध्या कुमारी मिश्रा जी का डी ऑप्शन है। कॉल इन एडवांस हम लोग लिबिलिटी साइड के पूंजी कैपिटल्स में दिखाते हैं। ठीक है, ऐड वाइड नहीं करते हैं, शो में हम लोग उसको दिखाते हैं। ठीक है, आगे ये बताना है आपको कि अंश हरण खाते चिट्ठे में दर्शाया जाएगा, यानी शेयर फॉर फीचर जो है वो कहाँ बैलेंस शीट में दिखाएंगे? गैर चालू दायित्व में दिखाएंगे, गैर चालू दायित्व के साथ, समान संचय के साथ, और संचित पूंजी के साथ दिखाएंगे। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शंस आपको, सारा ऑप्शंस इसमें गलत है। जो दिखाएंगे वो शेयर कैपिटल के पास इसको हेडिंग में दिखाएंगे। ठीक है, जब तक हमने को क्या करना है, रिजर्व फीचर में नहीं जाएगा ना। रिजर्व में कब जाएगा? जब आपको री इशू कर लेंगे शेयर को, जब री इशू कर लेंगे तब ना जो अमाउंट एक्स्ट्रा आपको बचेगा उसको करेंगे, नहीं तो ऐसे कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, कैपिटल में ही रहेगा नॉर्मली। आगे आते हैं, ये ऑप्शंस के साथ इसको चलेंगे, आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऋण पत्र प्रदर्शित करता है, यानी जो डिवेंचर है वो क्या शो करता है? कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को समताधारी के विनियोग, कंपनी के संचालन कैश को, कंपनी के अल्पकालिक को। मतलब आपको क्या डिवेंचर्स क्या शो करता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या शेयर को इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट दिखाता है, या कंपनी के ऑपरेटिंग अर्न्स को दिखाता है, या अल्पकालीन ऋण को, शॉर्ट टर्म को दिखाता है। तो ये ऑप्शन सभी का ऑप्शन है, जूही जी का, संध्या कुमारी, रीना कुमारी और अरविंद जी, सभी का ए ऑप्शन जो कि बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किया जाता है, तो याद रखिएगा ये सब बाकी था भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन आपका है, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किया जाता है शून्य ब्याज दर पे, पूर्व ब्याज दर पे, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पे, इनमें से कोई नहीं। सभी का ये ऑप्शन आ गया। चलिए सब लोग को याद है जी, क्या है? शून्य कूपन बॉन्ड शून्य ब्याज दर पे इशू किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शून्य लिखा हुआ है, शून्य कूपन बॉन्ड, तो शून्य ब्याज पे ये जारी होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द होने से होने वाली लाभ है। अब आपको बताना है कि स्वयं का ऋण पत्र था, डिवेंचर्स था, उससे आपको हानि हो गया, तो वो आयगत होगा लाभ, या पूंजीगत होगा, संचालित लाभ, या व्यापारिक लाभ, यानी रिवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा। अच्छा आयगत कैसे होगा जी? पूंजी टाइप का होता है ना, तो पूंजीगत लाभ होगा। कल भी हमने बताया था लगता है, हाँ बी ऑप्शन से रीना जी का आया है। पूंजीगत तो आएगा लाभ। आयगत का मतलब हुआ कि जो आपको मेन ऑपरेटिंग वाले पार्ट से आपको इनकम हो रहा है वो होगा ना आएगा। ठीक है, रिवेन्यू उसी को कहते हैं जो मेन ऑपरेटिंग से आपको इनकम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता के लिए नहीं है। अब आपको बताना है यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन दिया कि वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है, किसके लिए यूजफुल नहीं है? इन्वेस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए, भारत के राजदूत के लिए। डी आ गया है उनका, अरविंद जी का डी, सी बाकी सभी का सी। भारत के राजदूत को क्या लेना देना है जी उपयोगिता के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उपयोगिता भारत के राजदूत के लिए नेसेसरी नहीं है, बाकी जो सब के लिए ज्यादा नेसेसरी है इनके हिसाब से। ठीक है, भारत के जो राजदूत है वो हो सकता है विदेशी आ जाए राजदूत, बाहर में वो चले गए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो जो सबके ऑप्शंस के हिसाब से सी ऑप्शन अपना सही है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं। विजुअल्स है क्या और जूम करें? चलिए 27 आपके सामने बताएंगे। कंपनी की अस्थायी संपत्ति 3 लाख की है, ठीक है, और यह बढ़ के 4 लाख हो गया, तो इसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। 3 लाख आपके पास था, वह अमाउंट अब 4 लाख रुपया हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो नॉर्मली आपको बताना है 25%, 33%, 20% या 40%। आपके पास था 3 लाख, हो गया कितना? 4 लाख, मतलब कितना अमाउंट बढ़ा? 1 लाख रुपया बढ़ा। किसके एवज में बढ़ा? 3 लाख के एवज में। तो परसेंटेज निकालने के 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, यानी 100/3, 33.33%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन राइट है। सभी का बी ऑप्शन आ गया। रीना कुमारी, अरविंद कुमार, संध्या कुमारी, ज्योति जी का। ठीक है, मिश्रा जी का भी बी आया है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब आयकर की भुगतान माना जाता है यानी इनकम टैक्स। हाँ, प्रीति दास का भी बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट की बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स जो पेमेंट हम लोग करते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, या अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट है, या संचालित, या उनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक्सपेंस है? ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपका जो इनकम कमाएगा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इनकम होता है, अप्रत्यक्ष नहीं। इनकम टैक्स डायरेक्ट है मिश्रा जी, इनकम टैक्स डायरेक्ट है। ठीक है, आप पे इनकम टैक्स लगेगा तो आप ही को देना पड़ेगा, आपके पापा जी थोड़े ना पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब कल का क्वेश्चन से ये भी था, फिर से वहीं आ गया। समान आकार की स्थिति विवरण में कुल क्षमता, अंश और दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? तो किसके बराबर माना जाता है? 100 के बराबर माना जाता है। सी ऑप्शन सभी का, जो परवीन जी, रीना कुमारी का, सभी का ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 रुपया था, सकल लाभ आपको दिया हुआ है 20%, तो विक्रय की राशि आपको बताना है। बिल्कुल ज्योति जी 100 सही है। सिस्टम पे बैठे हुए क्या ज्योति जी, आपका टाइपिंग बहुत सारा आ जाता है ना। ठीक है, कोई नहीं, आगे कंटिन्यू कीजिएगा और स्टडी करते रहिएगा। और देखिए 2 महीना लापरवाही नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार सेटल हो जाएगा तो जितना नींद लेना है वो लीजिएगा। अभी 5 बजे 4 बजे जिनसे बनता है उठिए, और वहीं आपको काम देगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा सफलता के चांसेस आपको बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पास करने के लिए प्रैक्टिस एकदम जरूरत है। हम पढ़ा दिए सो जाइएगा तो कोई उससे फायदा नहीं होने वाला। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे चीजें हैं आपको करने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने का, हिंदी है, इंग्लिश है, सम्मान जी के जीएस है, तो सारे को कवर करके चलना है। आते हैं आगे। यदि बेचे गए माल का जो लागत 1,20,000 था, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, तो विक्रय मूल्य आपको बताया गया है। मतलब कॉस्ट आपको दिया हुआ है 1,20,000, और प्रॉफिट का रेट है, जो प्रॉफिट रेट आपको दिया हुआ है 20%। ये जो दिया हुआ है 20% सकल लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट आपको दिया हुआ है 20%, और सकल लाभ दिया हुआ है, यानी ग्रोस दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब सेल पे ये दिया हुआ ना जी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे कि सकल लाभ 20% है, मतलब 1,20,000 रुपया आपके पास है, 20% का लाभ है। ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा 80। 20 रुपया लाभ हुआ, परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज में जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि सकल लाभ दिया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्रतिशत में 80, और जो मूल्य है, लागत है, वो
120 रुपया, तो 80% करेंगे, नीचे लिखेंगे तो 100 ऊपर आएगा, 10 से 10, 10 से 10, चलिए एक ही जीरो कटेगा और ऊपर इसको भागा दे लेंगे, तो 25 ठीक हो 200, कितना हो जाएगा 25 ठीक हो 200, काटेंगे तो 15 थी 20 से, 15 थी 20 से कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। किन्हीं को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिंपल जो है प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो आपको सेल पे दिया हुआ था, और अपने पास दिया हुआ क्या है, कॉस्ट दिया हुआ है, क्या कॉस्ट दिया हुआ है। एक सेकेंड, सिंपल देखेंगे कि सकल प्रॉफिट का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 20%, ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20%, यानी प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल पे दिया हुआ था ना। और कॉस्ट अपने को प्रतिशत में 80 आ गया, और एक्चुअल कॉस्ट अपने को कितना दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है। तो इस कॉस्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, 80% से कंपेयर करेंगे। अरे ज्यादा मोटा उग रहा है ना, एक सेकेंड, चलिए तो 80% प्रतिशत को हटाने के लिए ऊपर 100 से गुना कर देते हैं, इसको हटाएंगे 10 से 10, और इसको 15 ठीक हो 20 से 3 जीरो और 1 जीरो इधर, कौन सा आ गया 1.5 लाख रुपया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बताना है आदर्श चालू अनुपात क्या, किसी का कोई कमेंट नहीं है, सो गए क्या जी? चलिए डी ऑप्शन आ गए, चलिए डी कुमार का डी ऑप्शन कहाँ थे जी, डी कहाँ थे, डी ऑप्शन, रीना जी का ये ऑप्शन आ गया, आदर्श चालू रेशियो करंट आइडियल रेशियो 2:1 होता है, संजय जी का ठीक है 2:1 होगा, थोड़ा 2:1 होगा ज्योति जी, जो अगर 2:1 होता है, जो आदर्श रेशियो आपको है कैपिटल रेशियो जगह 2:1 होगा, मतलब कैपिटल 2 गुना, सॉरी एसेट 2 गुना लायबिलिटी 1 गुना, 2:1 होगा, ठीक है, क्या होगा 2:1 होगा। इसमें क्या होगा कैपिटल रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, मतलब करेंट 2 गुना है और 1 गुना लायबिलिटी होता है, तो इसको आइडियल रेशियो कहते हैं, ठीक है 2:1। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता, यानी लिक्विड एसेट्स की बात कर रहा है कि शामिल होता है, सॉरी पूछा है शामिल होता है डेटर, प्राप्त बिल, बैंक शेष और इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन सभी का सही है, बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग, 33 नंबर, यदि चालू अनुपात दिया हुआ है 2:5, तो दायित्व दिया हुआ है, तो चालू संपत्ति कितना होगा वो आपको बताना है। तो अपने को पता है चालू रेशियो बराबर क्या होता है, चालू रेशियो बराबर अपने को होता है करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, तो चालू रेशियो दिया हुआ है आपको 2:5, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स अपने को पता करना है, क्या करेंट एसेट्स अपने को पता करना है, और दायित्व आपको दिया हुआ, तो दायित्व को यहाँ पे पुट कर देंगे 25,000, भागा दे देंगे नीचे, यदि इक्वल टू में है तो सामने सामने से क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, ठीक है, तिरछे तिरछे गुना, सामने सामने भागा, तो तिरछे तिरछे गुना कर लेना, तो वो भी कर सकते हैं 5CA इज इक्वल टू, यहाँ से इधर गुना और यहाँ से इधर गुना, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी को 50,000, अब 5CA ये गुना में था, इधर आके ये भागा में हो जाएगा, तो CA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भागा में देंगे तो 10,000, 50,000 भागे 5 करेंगे तो 10,000, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सभी का सी ऑप्शन आ गया। डी कुमार, अच्छा डी जी लगता है लेट से ज्वाइन किया। चलिए 34 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तरल संपत्ति है, भूमि, स्टॉक, भवन, देनदार, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन से आपको लिक्विड है। अच्छा सी कैसे आया जी, डी, सभी का डी है, ठीक है देनदार है, ठीक। आगे देखते हैं, रोकड़ वही विवरण संबंधित है, आपको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आते हैं 36 पे,
अब आपको बताना है कि रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, लेखांकन के रोकड़ आधार पे, लेखांकन के उपार्जन आधार पे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपने को पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो किस पे आधारित था, कैश बेसिस पे आधारित। डी कुमार का है, ज्योति जी का है, रेना जी का भी है, मिश्रा जी का भी ये है। अच्छा, ज्योति मिश्रा उन्हीं को कहते हैं। ए ऑप्शन सभी का है, संजय जी का भी है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे हम लोग तैयार करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, नगद बिक्री है। अब आपको बताना है कि कैश सेल आपको है ऑपरेटिंग क्रिया, विनियोजन क्रिया या फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो नगद बिक्री क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि सभी का राइट आंसर आ गया है। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, निम्न में से कौन सा रोकड़ का प्रयोग नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें रोकड़ का यानी कैश का उपयोग नहीं है। तो बताना है ऑप्शन से, देनदार में वृद्धि यानी डेटर्स में वृद्धि हो गया, तो इसमें कैश का प्रयोग होगा। अच्छा अच्छा, ये बी कैसे हो गया जी, बी कैसे बताए। सिंपल देखिए ना, स्टॉक आपके पास बढ़ रहा है तो कुछ नहीं बोला तो स्टॉक जो हम लोग परचेज किए होंगे तभी ना बढ़ेगा। स्टॉक कब बढ़ेगा, परचेज किए होंगे। परचेज में यदि कुछ नहीं बोलता है मतलब आपको कैश देना पड़ता। पूर्वदत्त व्यय को हमने यानी प्रीपेड जो एक्सपेंस है इसमें वृद्धि हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस में वृद्धि मतलब हम लोग क्या किए, प्रीपेड में और कैश दे दिए ना जी। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या हुआ कि एडवांस में खर्चे को पेमेंट कर दिया कि कर 2 बोतल बियर लेना है तो आज ही दे देते हैं। तो प्रीपेड जो एक्सपेंस था, प्रीपेड एक्सपेंस में वृद्धि, ठीक है, मैंने जो भी एक्सपेंस था उसको पहले ही हमने प्रीपेड कर रखा, तो इसमें भी तो कैश का यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेटर में वृद्धि यानी आपने सेल किया उधार में, क्रेडिट में आपने सेल किया, तो क्या यहाँ पे कैश यूज होगा, कैश नहीं यूज होगा। वस्तु तो आपके यहाँ से चला जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा, कैश आएगा, कैश ना तो आएगा नहीं तो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स में वृद्धि, तो क्या क्रेडिटर्स मतलब जो परचेज हम लोग किए, परचेज हम लोग क्या किए क्रेडिट में किए, तो इसमें भी तो ना तो कैश यूज हो रहा, नहीं क्या होगा कैश यूज होगा। क्रेडिट में यूज करेंगे तो क्रेडिटर तो बढ़ जाएगा और अपने पास परचेज आ जाएगा, तो दोनों में नहीं होगा, यानी दोनों ऑप्शन इसमें ई ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा ना। डी ऑप्शन फिर से सब लोग दे रहे हैं। रीना कुमारी देखिए प्रीपेड ब्याज मतलब जो ब्याज प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, इन फ्यूचर्स में 10 दिन बाद आपको कोई पेमेंट करना है वो आज कर रहे हैं तब ना उसमें वृद्धि हो रहा है, तो यानी कैश देंगे तब ना प्रीपेड होगा। ब्याज कोई चीज है वो प्रीपेड हो रखा है, अगर पेमेंट करेंगे तभी ना प्रीपेड होगा। तो इसमें से ये ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये दोनों में जो है वो अपना को कैश के यूज नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है। अब अपने को बताना है कि कैश का सोर्स कौन सा नहीं है। ऋण पत्रों का निर्गमन से, अस्थायी संपत्ति किराए से, अस्थायी संपत्ति के बिक्री संचालन से, यानी डिवेंचर इशू करते हैं, परचेज एसेट्स करते हैं, अस्थायी संपत्ति को सेल करते हैं या ऑपरेटिंग कॉस्ट से। अच्छा अब शिल्पा कुमारी न्यू स्टूडेंट कहाँ थे जी, अब नहीं खुला है। चलिए पहले से होंगे लेकिन कमेंट नहीं करते थे। हाँ वो पुराने वाले 39 को बताना है। ज्योति जी का बी ऑप्शन आ गया, रोकड़ का स्रोत नहीं है, मतलब स्रोत का मतलब क्या है, इनकम की बात कर रहा है कि आपको नहीं है। तो अस्थायी संपत्ति को परचेज करेंगे तो हमारे यहाँ से टैक्स यूज हो जाएगा मतलब जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन स्रोत है, जो नहीं स्रोत है वो अपना बी ऑप्शन है। चलिए आगे देखें, निम्न में से कौन सा गैर संचालित व्यय है, रेंट विक्रय व्यय, मजदूरी, मशीनरी पे हानि। अब आपको बताना है गैर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग का भाग नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा, जो यानी रोज रोज का खर्चे नहीं होते होंगे। डी ऑप्शन परवीन जी का गया जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्या डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मशीनरी विक्रय पे व्यय, मशीनरी विक्रय तो कभी कभी करते हैं ना, ये थोड़े ना कि अपने प्लांट की जो चीजें है। प्रीति जी का भी डी ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन, ज्योति रीना सारे लोग का है। अभी हमें बताना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस टाइप का अकाउंट है। रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट बताना है, तो किस टाइप का अकाउंट, टाइप का अकाउंट हमने आपको बताने पहचानने के लिए बता दिया। संजय जी पिटाइएगा, ये ऑप्शन दिए हैं आप, ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा जी।
प्राप्ति एवं भुगतान खाता में कोई व्यक्ति का थोड़े ना है। ये एनपीओ में जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें जो जितना भी कैश रिसीव होता है वो हम लोग लिखते हैं, और कैश अपने को एसेट्स है वो रियल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा मिस्टेक हो गया तो सुनिए, मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत ना है, बाकी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर का तो एप्लीकेशन पे कोई ऑप्शन है नहीं। तो आज के लिए यहीं पे, बाकी कल हम लोग फिर 5:05 पे मिलेंगे और अपना न्यू चैप्टर के साथ क्या एनपीओ स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, एनपीओ स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ एनपीओ कर लेते हैं ना, पार्टनरशिप बाद में करेंगे, पहले एनपीओ कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एनपीओ कर लेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप कंपनी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन अच्छे से लीजिएगा। ठीक है।